संपूर्ण व्याकरण के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। सारे टॉपिक हैं, हर टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं या इस वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, हर एक प्रश्न यहाँ पे है। कि कितने अंग हैं? सुख दुख में समास है, खीर शब्द का तत्सम है। देखो जहां पे जो खा होता है ना, खा आपका छा में बदल जाता है। सबसे आसान तरीका यही होता है। बोर्ड एग्जाम कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई आज की क्लास आपके लिए रामबाण रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपका संपूर्ण व्याकरण के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसमें है आपका रस, अलंकार, छंद, आपका उपसर्ग, समास, तत्सम, तद्भव, इसके बाद आपका सर्वनाम, तद्युष्मद, वाक्य का स्वरूप, वाच्य, आपका विकारी और अविकारी। देख रहे हो कितने सारे टॉपिक हैं और हर टॉपिक से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं या इस वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में दिखेंगे, हर एक प्रश्न यहां पे है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। और हां, अगर आपको जांचना है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है तो यह सेशन आपके लिए एक नंबर है बाबू। और अगर 75 में से आपके 40 प्रश्न सही होते हैं तो मेरे भाई इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में तुम फोड़ देने वाले हो। तो चलो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं मेरे भाई। आपका पहला प्रश्न क्या है कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है, और हर एक प्रश्न का आप लोग को कमेंट में आंसर देना है और लास्ट में आपको टोटल कितने सही हुए हैं वो आपको बताना है। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये आपका क्या होता है? बंधन। अगला प्रश्न आते हैं, छंद के प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा छंद का जो प्रत्येक पंक्ति है यह आपका चरण कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण को क्या कहा जाता है? दूसरा और जो चतुर्थ चरण होता है मेरे भाई इसको सम चरण कहा जाता है, और कमेंट में बताना विषम चरण किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लघु वर्ण कितनी मात्राओं वाले होते हैं? तो लघु वर्ण याद रखिएगा एक मात्रा वाले होते हैं, और गुरु वर्ण कितनी मात्रा वाले होते? कमेंट करना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विश्राम लेना पड़ता है, तो ये विश्राम स्थल क्या कहलाते हैं? तो ये मेरे भाई याद रखिएगा आपका यति कहलाते हैं। अगला है, दोहे का उल्टा छंद क्या कहलाता है? तो दोहे का जो उल्टा होता है ना मेरे भाई वो आपका सोरठा कहलाता है। अच्छा, ये कमेंट करके बताना कि सोरठा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। अगला है, सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक, सम। तो याद रखिएगा सोरठा एक आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, और कमेंट करके बताना रोला किस प्रकार का आपका छंद है। अगला है, आपका एक यहां पे उदाहरण दिया है, इसमें से बोल रहा है कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला, बरबय। देखो यार मात्रा गिनने के लिए मैं नहीं बोलता, अगर छोटा सा आपका चरण दिखे, जैसे इसमें दिख रहे हैं 4 चरण, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सोरठा हो जाएगा। जैसे सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्रा होती है। सोरठा के पहले और तीसरे में तो आप सभी को पता होगा 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24, और कमेंट करके बताइएगा रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। अगला आ जाते मेरे भाई आपका, ये देखो मैंने बोला था ना छोटा उदाहरण दिखे तो मेरे भाई आपका सोरठा, बड़ा उदाहरण दिखे तो मेरे भाई आपका क्या हो जाता है? आपका रोला। तो कौन सा छंद है? बड़े बड़े चरण दिख रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? रोला। अगला प्रश्न मेरे भाई, रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला मेरे भाई आपका कैसा है? सममात्रिक छंद है। अगला आ जाते हैं, काव्य की आत्मा। देखो छंद से जितने प्रश्न बन सकते थे हो गए, अब आपका आ गया है आपका रस का। तो काव्य की आत्मा को हम क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। अगला है, रस के कितने अंग हैं? तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग है? कमेंट करके बताना। प्रधान भाव किसे कहा जाता है? तो याद रखना स्थायी भाव को प्रधान भाव कहा जाता है। स्थायी भावों की संख्या होती है 9, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके बताना। अगला है, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास रस का स्थायी भाव मेरे भाई क्या होता है? आपका हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? आपका शोक होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 34, 33, 32, 31। तो याद रखिएगा आपका 33 होती है। अगला है, ये आपका एक उदाहरण दिया है, इसमें पूछ रहा रस कौन सा है? तो यहां पे देखो आपका मुस्काने की बात कर रहा है, यानी आपका कैसा है? हास रस है। अगला मेरे भाई आपको दिया है, इसमें बोला कौन सा आपका रस है? कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी बिनु नारी दुखारे। दुखी हैं लेकिन यहां पे नारी के बिना दुखे, यानी हंसने की बात हो रही है, यानी आपका हास्य रस। अगला प्रश्न है, मेरे हृदय के हर्ष हा। इसमें कौन सा आपका रस है? तो मैंने बताया है अगर आपको ये वाला साइन दिख जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? करुण रस।
अगला आ जाता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैसे गहने पहनने से स्त्रियों की आभूषण बढ़ जाता है, यानी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार क्या होता है, आपका आभूषण कहलाता है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। अगर किसी उदाहरण में आपको सा से शीशम सरिस शब्द दिखे तो यह आपका उपमा अलंकार होता है। अगला है आपका यहां पे कौन सा अलंकार पूछा है, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, यानी यहां पे सा से शीशम सरिस यानी आपका उपमा अलंकार। अगला आ जाते हैं चरण कमल बंधु हरिराई में आपका अलंकार है। दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह दिखेगा तो आपका कौन सा हो जाता है, रूपक अलंकार। अगला आ जाता है यहां पे एक उदाहरण दिया है, इसमें से अलंकार पूछा है। तो यहां पे आप देखो सोहत ओढ़े पीठ उपत श्याम सलोने गात, यहां पे मनो नीलमणि, अगर मन मानो मनहु जनु ऐसे शब्द दिखते हैं तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। वह दीप शिखा सी अलंकार पूछा है, सा से शीशम सरिस यानी आपका उपमा अलंकार। अगला आ जाते हैं मनहु जनु, ये किसके वाचक शब्द है, तो याद रखिएगा ये सब आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। समास देखो, अब भाई आपका समास आ गया। समास के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, पहला शब्द संख्यावाची दिखे, यानी मेरे भाई आपका ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला लिखा है चरण कमल में समास है, तो चरण कमल में याद रखिएगा कर्मधारय समास है। अगला है सुख दुख में समास है, तो इसमें भी दो शब्दों के बीच में अगर आपको योजक चिन्ह दिखे तो ये मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, द्वंद्व समास। अगला आ जाते हैं तिरंगा में कौन सा समास है, तो यहां पे पहला शब्द संख्यावाची है जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला आ जाते हैं शताब्दी में कौन सा समास है, पहला शब्द संख्यावाची यानी आपका द्विगु समास। अगला आ जाते तिरंगा में पहला शब्द ती यानी संख्यावाची यानी आपका द्विगु समास। अगला आ जाते पंचवटी, पहली संख्या यानी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अगला आ जाते निम्नलिखित, अब आपका वाक्य आ गया। वाक्य का वाच्य आपको लिखना है कि पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। इसमें आपको बताना ये कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य या करणवाच्य। यहां पे देखो आपको वाक्य में द्वारा दिख गया, अगर किसी वाक्य में आपको द्वारा दिख जाए तो ये मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, कर्मवाच्य, और भाववाच्य में आपको क्या दिखता है, नहीं, और इन दोनों चीज ना दिखे तो आपका कर्तवाच्य। तो यहां पे छात्र विद्यालय में खेलते हैं, इसको कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में बदलना है, और कर्मवाच्य का मतलब वाक्य में जहां द्वारा दिखे वो आपका कर्मवाच्य हो गया। तो अगर इन सब को देखेंगे तो इस वाले में द्वारा दिख रहा है, यानी ये आपका आंसर सही है। रोहन से चला नहीं जाता, इसमें आपको बताना है कौन सा वाच्य है। मैंने बताया द्वारा दिख जाए तो कर्मवाच्य, नहीं दिख जाए तो मेरे भाई आपका क्या हो जाता है, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। अगला आ जाते हैं भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो याद रखना भाववाच्य में भाव की और साथ साथ आपका क्रिया की प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, ये आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। बाकी मैं बता देता हूं मेरे भाई, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तुमसे सोया नहीं जाता, अब वाक्य में आपको नहीं दिखा तो अब इसका कमेंट करके आंसर देना, ये कर्तवाच्य है, भाव है या कर्म है। अगला आ जाते मेरे भाई आविकारी पद का अन्य नाम है, तो देखो आ से आविकारी और आ से आपका क्या होता है, अव्यय पद, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है जिनके अलग अलग रूप वाक्य में मिलते हैं, मतलब जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनमें विकार आ जाता है, यानी ये कैसे कहलाते हैं, आपका विकारी पद। इसके बाद निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपको पता है या वाह ये वे ये सब क्या है, आपके सर्वनाम है। अगला शब्द मेरे भाई आ जाता है, अगला प्रश्न, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। देखो अगर परिवर्तन हो जाएगा तो मेरे भाई ये आपका विकारी कहलाते हैं, परिवर्तन नहीं हुआ तो अविकारी, और अविकारी और आ से क्या होता है, आपका अव्यय। अगला प्रश्न मेरे भाई अनुरूप शब्द में उपसर्ग है, ये भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा कि अनुरूप में कौन सा आपका उपसर्ग होगा। निर्दय शब्द में उपसर्ग है, तो देखो यहां 4 ऑप्शन है, 2 एक जैसे दिख रहे हैं। देखो नी है, यहां पे नीर है, तो ये नहीं होगा, ये वाला करिएगा, जल्दी में गलत नहीं करना है। अभ्यागत में उपसर्ग है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आ के बाद भा दिया है, यानी आपका क्या हो जाएगा, अभी। अगला प्रश्न खीर शब्द का तत्सम है, देखो जहां पे जो खा होता है ना, खा आपका छा में बदल जाता है, सबसे आसान तरीका यही होता है, तो यहां पे देखो खा का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। अगला है खेत, मैंने बताया खा को क्या बदल देंगे, छा में, यानी क्षेत्र। अगला प्रश्न है वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कमेंट करके बताना। 2 अंग होते हैं, कौन कौन से बता देना भैया। अब है आपको यहां पे लिखा है, इसमें उद्देश्य और विधेय छांटना है, वाक्य के यही 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य अगर देखो तो यहां पे
अभिनव मेरा अभिन्न मित्र है, तो अभिनव क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य हो जाएगा, और इसका जो बचा हुआ हिस्सा क्या हो गया, वो आपका विधेय हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। बहुत आसान सी ट्रिक है, आ और था 1 और 2, और 2 का क्यूब करोगे तो मेरे भाई 8 होता है, यानी 8 प्रकार के। अगला है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो रचना 1, 2 और 3, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका 3। कौन कौन से होते हैं ये भी कमेंट करके बता ही देना, आता होगा तो। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाले शब्दों को ध्यान देना होता है, आप गलत करते हैं, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है वायु, समीर और बयार ये किसके पर्यायवाची हैं, तो वायु किसका पर्यायवाची है, हवा का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युष्मत शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। अगर आपको सच में लगता है कि इस वर्ष आप टॉपर बनेंगे तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऐसे प्रश्न बच्चे हमेशा गलत करते हैं। और आज का आपका आखिरी प्रश्न कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ठीक है, तम, तेन, तस्मय या तस्या। ये मेरे भाई आज के आपके 60 प्रश्न थे। 15 प्रश्न मैंने बीच बीच में आपसे कमेंट करने के लिए बोला है, तो वो सारे प्रश्नों को कमेंट करिएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, तो इस सेशन से आप अपने आप को जांच पाएंगे। तो मेरे भाई चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और सिर्फ बैठे मत रहो। आपके जितने भी मित्रगण हैं जो कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, उन सबको वीडियो शेयर कर दो और उनसे पूछो कि भैया तुम्हारा स्कोर कितना बना। फिलहाल आप अपना कमेंट करके बताइए, क्या आपके 40+ आंसर सही हैं? अगर सही हैं तो मेरे भाई इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे बहुत बेहतर नंबर आने वाले हैं।